ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, सर हमारी 1 घंटे की क्लास है, थोड़ा सा इसको हम रीशेड्यूल कर रहे हैं। ये क्लास है 1.25 घंटे की, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मैं कंप्लीट करा के जाऊंगा और क्लास अभी शुरू हो रही है, ठीक है। हाँ, तो हम तकरीबन 5 तक जाएंगे, ठीक है, बता रहा हूँ आपको, पूछ नहीं रहा। अच्छा सुनिएगा दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दें। देखिए मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, ठीक है। हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बगैर ना आईकैप का पेपर नहीं बन सकता, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है जिसके बगैर आईकैप का पेपर नहीं बन सकता। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा सर, वैक की एग्ज़ाम अपीयरेंस आज तक कुछ इस तरह रही है। जब से हमारे पेपर शुरू हुए ना मार्च 22 से अब तक सितंबर 24 तक, ये इस तरह आया है। 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 7 अटैम्प्ट हुई हैं। ये 6 अटैम्प्ट का डाटा है। एक और अटैम्प्ट इसके अंदर मिसिंग है। वो कौन सी अटैम्प्ट है? वो है मार्च 25। मार्च 25 में 14 नंबर का टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। तो आप एवरेज कह लें कि इससे आप 11 से लेके 15 मार्क्स के बीच में एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हर अटेम्प्ट में कैफ में भी आता है, हर अटेम्प्ट में फाइनल में भी आता है, ठीक है जी। बीएफडी का पेपर, एमएफए का पेपर इसके बगैर नहीं बन सकता। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर, आप एक शॉर्ट तकरीबन 11 से 15 नंबर के लिए ना ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है जी। कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा सुनिए ज़रा गौर से दोस्त। देखिए बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि एक हमारे पास बिजनेस होता है सोल ट्रेडिंग का। ऐसा एक मोड है बिजनेस करने का कि एक ओनर हो, ठीक है जी, वही बिजनेस चलाए, वो मर जाए, दुकान बंद हो जाए, कहानी ख़त्म। ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ है उसमें, ऐसा। अच्छा इसी तरह फिर हमने सर ये भी देखा है कि पार्टनरशिप होता है सर। एक पार्टनरशिप क्या जी? पार्टनरशिप कुछ लोग मिलके सर बिजनेस कर रहे हैं, दो या 2 से ज़्यादा लोग, 20 तक लोग जो है मिलके अगर बिजनेस करते हैं, इनमें से एक भी मर जाता है तो पार्टनरशिप खत्म। डिसीजन मेकिंग के लिए 20 लोग मिलते हैं, वो आपस में फैसला करते हैं। और अब मुझे एक बात बताएं, जो पैसा लगाने वाला होता है आमतौर पर वही बिजनेस कर रहा होता है। दोनों मोड्स के अंदर, सोल ट्रेडिंग हो या पार्टनरशिप हो, जो बंदा पैसा लगाता है वही बिजनेस भी कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास सर ये दोनों चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे। हम पूरे टाइम जिस बिज़नेस को देख रहे होंगे ना, वो क्या होगी? वो एक कंपनी होगी। कंपनी का मैं आपको ज़रा स्ट्रक्चर बताता हूँ सर, ठीक है, गौर से सुनना। डे 1 पे कंपनी का स्ट्रक्चर समझ आ गया, आगे तुम्हें ऑडिट में, कंपनी लॉ में, एमएफए में चीज़ें समझ आ रही होंगी कि बात किसकी हो रही है, ठीक है जी। देखिए कंपनी में क्या होता है, जब एक कंपनी बन रही होती है ना, तो एक कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोमोटर्स। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। 7-8 लोग होते हैं, कंपनी शुरू कर देते हैं, डन। प्रोमोटर रखते हैं कंपनी की बुनियाद। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है से एंग्रो। एंग्रो की बुनियाद रखी 4-5 लोगों ने मिलकर, डन। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब एंग्रो की बुनियाद रखी तो बुनियाद कैसे रखी? इन्होंने सर जाके लीगली एक कंपनी रजिस्टर करवा ली एससीसीपी से कि जी हम एक कंपनी बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? एंग्रो। और उसका बिजनेस करने का क्या हिसाब किताब होगा? सर हम फूड आइटम्स बनाएंगे, हम जो है वो ऑलपर्स का दूध बनाएंगे, हम जो है वो सेरेलैक के डब्बे बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। रुक जाओ बेटा, सेट हो जाएगा शुरू, रुक जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ, ठीक है जी, सेट हो जाएगा सब कुछ खुद, 1-1.5 मिनट में सेट हो जाता है, ठीक है जी। अब सर एंग्रो ने ये बिजनेस शुरू किया है, ये इन्होंने करना है शुरू। अभी प्रोमोटर से सिर्फ क्या किया? कंपनी को रजिस्टर करा है। कंपनी के पास पैसा है, उतना ही पैसा जितना प्रोमोटर्स ने लगाया, इससे ज़्यादा तो पैसा नहीं है ना। अब कंपनी क्या करती है, गौर से सुनना, ये प्रोमोटर्स अपॉइंट करते हैं किसको? मैनेजमेंट को। किसको? मैनेजमेंट को। ये कहते हैं जी हमने कंपनी रन करनी है। गौर से सुनना, क्या करनी है हमने?
आप अपॉइंट करते हो एक CFO को, अपॉइंट करते हो सर, नहीं CEO नहीं, CFO को अपॉइंट करते हो, आप अपॉइंट करते हो से चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और कई सारे आप चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन हेड, ठीक है जी, ये सारे लोग आपने अपॉइंट कर दिए, डन। आपने कहा हमने काम करना है, ये अपॉइंट हो गए। और सुन, अपॉइंट किसने किए सर? प्रोमोटर ने। प्रोमोटर हैं कौन? अर्ली शेयर होल्डर्स हैं, शुरू के शेयर होल्डर्स हैं, डन। इन्होंने मैनेजमेंट को अपॉइंट कर दिया। काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी, काम प्रोमोटर नहीं करेंगे। बिजनेस चलाने वाले हैं कौन है? मैनेजमेंट है। और बिजनेस के ओनर कौन है? प्रोमोटर है। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में क्या था? जो मालिक था वही बिजनेस चला रहा था। इधर बिजनेस चलाने वाले कौन है? मैनेजमेंट है। और पैसा लगाने वाले, अब गौर से सुनना, ये एंग्रो जब शुरू होना छोटी सी कंपनी थी, पैसा लगाया प्रोमोटर्स ने, मैनेजमेंट उसको संभाल रही है, ऐसा। अब हुआ क्या सर, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, एंग्रो को लगा अब हमारे बिजनेस को क्या करना चाहिए? एक्सपेंड होना चाहिए। एक्सपेंड होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नए लोग लाने पड़ेंगे, नया पैसा लाना पड़ेगा। नए लोग का मतलब क्या? नया शेयर होल्डर आ सकता है कंपनी के अंदर? बिल्कुल आ सकता है। कंपनी बनाई इसीलिए थी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हम ला सकते हैं, ऐसा। गौर तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इस एंग्रो कंपनी की मैनेजमेंट ने अवामुन्नास से राब्ता करना शुरू किया कि जी क्या आप एंग्रो के शेयर्स खरीदेंगे? क्या आप एंग्रो के शेयर्स खरीदेंगे? उन्होंने कहा जी हाँ हम बिल्कुल खरीदेंगे एंग्रो के शेयर्स। ऐसा है नहीं तो अवामुन्नास से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। और ये काम कौन करेगी? कंपनी की मैनेजमेंट करेगी। प्रोमोटर तो अपने घर में बैठा हुआ है, ये काम कौन कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। मैनेजमेंट ने कहा जी हमें तकरीबन कोई 5 बिलियन रुपए की जरूरत है। प्रोमोटर्स ने कहा ठीक है आप एक काम करें, नए शेयर होल्डर ढूंढना शुरू कर दें मार्केट में। अब मैनेजमेंट जाके नए शेयर होल्डर ढूंढ रही है। मैनेजमेंट ने कहा जी नए शेयर होल्डर नहीं मिल रहे हैं, इतने शेयर होल्डर मिल रहे हैं कि उनसे 300 या 3 बिलियन रुपए रिकवर हो जाएंगे। हमें कितने चाहिए? 5 बिलियन चाहिए। 3 बिलियन रिकवर हो जाएंगे इनसे। इस 2 बिलियन का हमें क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अब बताओ सर, अब 2 मिनट के लिए इस प्रोमोटर को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इस प्रोमोटर को भूल जाओ। मुझे बताओ कंपनी को चलाता कौन है? मैनेजमेंट। और कंपनी को पैसा देने वाले 2 लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स और बैंक या जिनसे आपने लोन लिया, लेंडर्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? अब बताओ 2 लोग कंपनी को पैसा देते हैं, कौन से 2 लोग? शेयर होल्डर्स और लेंडर्स, ऐसा। अज्यूम करो प्रोमोटर ने ना होने के बराबर पैसे लगाए थे, ठीक है जी। अब गौर तो सुनना प्यारे बच्चों, अब इस कंपनी में 3 बिलियन रुपया कौन लेकर आ रहा है? शेयर होल्डर्स लेकर आ रहे हैं, ऐसा। 2 बिलियन रुपए कौन लेकर आ रहा है? लेंडर्स लेकर आ रहे हैं। इसको मैं कह दूं कि ये हमारे पास डेट है, ऐसे लिख दूं, ये क्या हमारे पास डेट है, ये क्या हमारे पास। अच्छा, जो इनिशियल प्रोमोटर्स ने पैसा लगाया था ना, वो कोई 100-150 मिलियन था, ना होने के बराबर पैसा था, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। अब बताओ ये इन 2 लोगों को लाया कौन है? मैनेजमेंट ये बोल के लेके आइए आप पैसा लगाएं, आप कमाएंगे इंशाल्लाह। शेयर होल्डर ने कहा अगर मैं 3 बिलियन दूंगा, मैं 3 बिलियन रुपए दूंगा तो मैं इस पे 16% का डिविडेंड एक्सपेक्ट करता हूं। मैं क्लास को जल्दी बोलूं, बताता हूं, रुको 1 मिनट, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स क्या कह रहे हैं? हम पैसा देंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 16% का रिटर्न लेंगे आपसे। 16% का हम क्या चार्ज करेंगे? डिविडेंड। बस आप इंश्योर करें कि हमें 16% का रिटर्न मिले हर साल, ऐसा। बैंक वाला कह रहा है मैं आपसे 10% का सूद लूंगा सालाना। कितना? ये क्यों? वो 16 मांग रही है, 10 मांग रही है, क्यों? सर जो इक्विटी होल्डर है ना, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, हम उसको डिविडेंड नहीं देंगे। हम बोलेंगे सॉरी सर नहीं कमा सके, ऐसा। शेयर होल्डर्स को बाद में अपना पैसा वापस चाहिए तो वो नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ईपीएस पढ़ाते हुए आपको ये सारी चीजें बताई थी कि यार ये बंदा एक दफा पैसे दे दे तो अब बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन बैंक को अपना पैसा वापस मिलेगा, बैंक को सूद मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो। शेयर होल्डर्स को सूद, शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड जब मिलेगा जब प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट है भी और कंपनी सोच रही है कि हम डिविडेंड नहीं देना चाहते तो कंपनी उनका डिविडेंड रोक सकती है, ऐसा। तो मुझे बताओ ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? तो इसलिए वो रिटर्न भी ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा। अब बताओ मैनेजमेंट के पास कितना पैसा आ जाएगा? 5 बिलियन। मैनेजमेंट ने किन को खुश रखना है? शेयर होल्डर्स को भी, डेट होल्डर को भी, दोनों को खुश रखना है। दोनों को उनके पैसे के ऊपर रिटर्न देना है। कंपनी के पास कितना पैसा आया? 5 बिलियन। अब बताओ कंपनी की मैनेजमेंट टेंशन में, किस टेंशन में? ये पैसा हाथ हो गया, इसमें कमाई करनी है ना।
अब बताओ इस पैसे की क्या कॉस्ट है? कॉस्ट का मतलब मैनेजमेंट के लिए ये सूद देना एक कॉस्ट है, मैनेजमेंट के लिए ये डिविडेंड देना एक कॉस्ट है। भाई किसी भी तरीके से 5 बिलियन कब लेके आपने जो है ना इनको 16% देना है, और इनको मुझे बताओ कंपनी का सालाना टारगेट क्या है इन दोनों के लिए? कंपनी को सर 2 बिलियन रुपए पे 10% कमाना है, और कंपनी को 3 बिलियन रुपए पे 16% कमाना है। बताओ कंपनी को सालाना कितना इंटरेस्ट और डिविडेंड देना है? कितना बेटा? 0.68। ये कितने 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 बिलियन के कैपिटल के ऊपर देना है? 5 बिलियन पे। तो बताओ कंपनी को कितना % पैसा कमाना पड़ेगा अपने इस 5 बिलियन के? कितना? 13.6। ऐसा। अब बताओ कंपनी की मैनेजमेंट के हाथ में कितना पैसा है? 5 बिलियन। कंपनी की मैनेजमेंट को इस 5 बिलियन को ऐसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है कि कंपनी कितना कमाए उससे? 13.4%, 13.6%। अगर कंपनी ने इस 5 बिलियन पे 13.6% कमा लिया तो हम अपने सूदखोरों को, डेट होल्डर को भी सूद दे देंगे और शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे देंगे। अगर हमने इससे ज्यादा कमाया तो सर वारे नहीं आ रहे, सूद वालों को तो 10% ही देना है, बाकी सारा पैसा किसको देंगे हम? अब बताओ गौर से सुनना, कंपनी की मैनेजमेंट का एक टारगेट है कि 5 बिलियन पे कमाई कितनी करनी है? 13.6%। कंपनी की मैनेजमेंट की जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 5 बिलियन। कंपनी की मैनेजमेंट मार्केट में निकली इस पैसे को लगाने के लिए, तो एंग्रो को पता चला जी ऑलपर्स नाम का एक दूध हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर हम इस बिजनेस में पैसा डालें, ये कौन सोच रहा है? मैनेजमेंट। अगर हम इस बिजनेस में पैसा डालें तो हमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी 2.5 बिलियन, और हमें इस पे रिटर्न मिलेगा 15% का। क्या ऐसे पैसा डालना चाहिए? हाँ सर। क्यों? टारगेट कितना है कंपनी की मैनेजमेंट का? 13.6। क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2.5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है जी। एंग्रो को पता चला जी कि एक और प्रोजेक्ट ऐसे, मिसाल के तौर पर मुर्गियां पाल के अंडे बेच सकते हैं, 2.5 बिलियन रुपए यहां भी लगाए जा सकते हैं। इधर का रिटर्न है 14%। क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है? अब बताओ कंपनी की मैनेजमेंट के 2 काम हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के क्या है? 2 काम है। कंपनी की मैनेजमेंट को स्टेप 1 मार्केट से ऐसे शेयर होल्डर और बैंक लेकर आने हैं जो रिटर्न कम मांगे, ऐसे शेयर होल्डर और लेंडर लेकर आने हैं जो रिटर्न कम मांगे, ताकि कंपनी की मैनेजमेंट का टारगेट कम से कम हो। और फिर दूसरा काम क्या है? जो पैसा आ गया उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा। तो इसका मतलब है हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नंबर 1, पैसे की कॉस्ट को कम से कम रखना है। कॉस्ट का मतलब सर टारगेट इंटरेस्ट और टारगेट डिविडेंड जो लोग मांग रहे हैं कोशिश करना है कि कम से कम रखें। नंबर 2, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, गौर से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मौलाना साहब, मैं आपको कहता हूं जी यूनिलीवर्स में पैसा इन्वेस्ट करने का चांस है आपके पास। यूनिलीवर रिटर्न दे रही है 12% का। कितने का रिटर्न दे रही है? 12% का। और थल कॉर्पोरेशन वो आपसे कह रही है कि उसके पास पैसा इन्वेस्ट करो, वो आपको भी रिटर्न देगी 12% का। आप कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे? यूनिलीवर में। क्यों? क्योंकि सर उसका प्रोफाइल अच्छा है, क्योंकि सर वो एक रिलायबल कंपनी है, क्योंकि सर उसका एक प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि सर वो एक रिलायबल कंपनी है, मेरा पैसा नहीं डूबेगा, मेरे साथ 2 नंबरी नहीं होगी, मेरे साथ कोई गेम नहीं होगी, ऐसा है। अब बता, थल वाला कह रहा है चलो 13% ले लो। अब यूनिलीवर सर 1% से मेरा कोई ईमान खराब नहीं होगा, मैं बेईमान आदमी नहीं सर, 13 गरक करें 12, ऐसा है। अब थल वाला कह रहा है सर 14% ले लें, हैं? अब वो कह रहा है जी 18% ले। आप कह रहे लानत बेच दो यार, मैं एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए, मैं रिस्क 20% ले लूँ। हाँ, अब बात की जा सकती है, ऐसा होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न को कम कैसे रखती है? अच्छा बन के। मैनेजमेंट का काम ये है कि इतना ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखे, इतने अच्छे रहें कि जब शेयर होल्डर आए और हम उसको कहें 12% का डिविडेंड देंगे, वो राजी हो जाए, वो नहीं मांगे 16, 18, 20, 22, ऐसा है। एक तो मैनेजमेंट का काम ये है कि अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है। कैसे? अपना प्रोफाइल अच्छा करके। दूसरा काम क्या है? जो पैसा आ गया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना? ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना जहाँ ज़्यादा से। अब बताओ, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है?
कीप योर कॉस्ट मिनिमम और कीप योर रिटर्न्स हायर। ऐसा है या नहीं है? ये जो आपने कैलकुलेट किया 13.6%, ये क्या है? ये कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहलाता है? ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? कंपनी का टारगेट, मैनेजमेंट का टारगेट कि इतना % रिटर्न तो कमाना ही कमाना है, मर जाओ लेकिन इससे कम नहीं कमाओ। ऐसा है या नहीं है? ये बात समझ आती है? अब मैं आपसे पूरी समरी पूछ रहा हूं, बताओ कंपनी की मैनेजमेंट का क्या रोल है? 2 रोल्स हैं। नंबर 1, ऐसे शेयर होल्डर और डेट होल्डर ढूंढना जिससे हमारी पैसे की कॉस्ट कम से कम रहे, जिससे हमें कम से कम डिविडेंड और कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। नंबर 2, जो पैसा हाथ आ जाए उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। ये पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये कहलाता है फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव। क्या कहलाता है? अपना फाइनेंस ऐसी जगह से अरेंज करना जहां कॉस्ट कम से कम हो, और फिर उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कीप योर कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? कीप योर रिटर्न्स एज हाई एज। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाएगी तो सूद वालों को ज़्यादा रिटर्न देगी या शेयर होल्डर्स को? सूद वाले को उतना ही रिटर्न देगी जितना उससे मांगा है, और जो बाकी बचेगा, ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है? ये पहले कॉपी करो, एक छोटी सी एग्जांपल, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ें। सर वो प्रमोटर कहाँ गए? बेटा वो नन्हे मुन्ने से पैसे लेकर आते हैं, और जैसे ही कंपनी लिस्ट होने जाती है, जैसे ही शेयर होल्डर्स आते हैं नए, ये अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं। ठीक है जी? ये आमतौर पे रुकते नहीं इतनी देर तक। कहाँ से कॉपी करना है? ये तो कॉपी नहीं करना ना। नहीं, इन्हीं शेयर होल्डर्स में से जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे, और डायरेक्टर्स में से एक बंदा ऐसा होगा जो कंपनी की मैनेजमेंट को भी देखेगा, वो CEO बन जाएगा। ठीक है? FAFO में डलवा देता हूँ बेटा। अच्छा, एक बात का ना मैं फॉर गुड जवाब दे देता हूँ। ठीक है? मेरा CMA का पेपर 75% सही गया है, मेरा 70% सही गया है, मेरा 80% सही गया है। मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ, जिसने 4 सवाल ढंग से सही कर लिए ना, 4 साढ़े 4 सवाल छोटे बड़े वो पेपर निकाल लेता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि 5 नंबर वाले 4 सही किए। ठीक है जी? उसे 5 नंबर वाला कोई था भी नहीं उसके अंदर। ठीक है ना? मैं आपको बता दूँ, ब्रेक इवन अच्छा खासा सही कर लिया होगा लोगों ने, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री में हाथ पांव मार लिए होंगे। जो वो सवाल था स्टॉक आउट और EOQ वाला, मनुष्यों में तुम लोगों को स्टॉक आउट के गंदे गंदे सवाल कराए थे, वो तो कुछ भी नहीं था जो पेपर में आया। ठीक है जी? हैं? चलो खैर, बहरहाल अब डेली अपलोड हो जाता है बेटा। खैर बहरहाल, अच्छा किसी ने वो EPU निकाल लिए होंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, और क्या था उसके अंदर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी यार आधे से ज़्यादा उस बच्चे ने भी कर लिया होगा जिसने वो टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि वो ओवरहेड जैसे ही टॉपिक, कोई मसला नहीं था उसके अंदर। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन था उस पर अभी एक फटा उठा हुआ है कि उसमें जो पार्ट B था वो करेक्शन ऑफ एरर था, ताकि इतना मुश्किल सवाल नहीं था वो। आखिरी सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो अगर किसी ने नहीं किया ना बेटा, अपने ऊपर 3 रुपये का मिट्टी का तेल लगाए और जला दे अपने आप को। तुम लोगों में पूरा सेशन बोलता रहा हरामखोर सवाल आएगा। मैंने 14 क्लास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, मुश्किल था वो। नहीं, लेबर वाला था। देखो कुछ, मैंने तो एक बात याद रखी, आप MFA का पेपर दोगे ना, एक 10 नंबर का सवाल ऐसा होगा जो आपको बहुत तंग करेगा। वो कोई भी हो सकता है, वो वर्किंग कैपिटल डाल देगा ऐसा 10 नंबर का, या कोई थ्योरी का सवाल डाल दे, वो तंग करेगा। ठीक है ना? 90 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर जनरली पेपर में ऐसे होते हैं कि एवरेज बच्चा आराम से उसको ले सकता है। एवरेज बच्चे का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है लेकिन ईमानदार है। वो बेगैरतों के लिए जगह नहीं है यहाँ पे कि वो कहे कि मैं आखिरी टाइम पे आगे 1 महीने में सारा कोर्स कवर कर लूँ कस्टमाइज बैच से, और मैं जाके जो है ना वो पास क्यों नहीं हुआ ये मुझे जवाब दें आप। ठीक है जी? ये नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़े दोस्त, मेरे हिसाब से ये 2 अटेम्प्ट्स बहुत रीजनेबल आई हैं। अच्छा चलो, बोर्ड पे सारी चीज़ें छोड़ दो, एक बात बताओ, मैं कंपनी के मैनेजमेंट के सामने एक टास्क रख रहा हूँ, गौर से सुनना।
मुझे इस कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। कंपनी के पास इक्विटी कितनी है? इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया है, डेट, लोन कितना हमने लिया। सर शेयर होल्डर्स क्या रिटर्न मांग रहे हैं? 18% किसके ऊपर? अपने 100 रुपए के ऊपर ना। और डेट वाला बैंक कितना मांग रहा है? 12% मांग रहा है। बताएं कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? कंपनी का टारगेट क्या है? 16%। पक्का? कैसे निकाला? मैंने सर 100 रुपए के कैपिटल पे आई नीड टू अर्न एन एवरेज रिटर्न ऑफ 18%, ऐसा। और मुझे 50 रुपए के कैपिटल पे कितने कमाने? 12%। और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? टोटल 150 रुपये में मैंने इतना और इतना कमाना है। क्या आ रहा है देखो जरा, 16%। एक बात बताओ, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो समझ आ गया कि कंपनी के पास जो कैपिटल आया है ये इसकी कॉस्ट है जो कंपनी ने पे करनी है। साइकिल लेते हो किराए पे, किराया देते हो। मकान लेते हो किराए पे, क्या देते हो? उसका किराया देते हो। ये कंपनी ने पैसा लिया किस पे? किराए पे। इसका क्या पे करना है आपने? किराया पे करना है। किसको देना है? शेयर होल्डर और डेट होल्डर को। अगर कुछ इजाफी कमा लिया तो वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ऐसा। मेरा सवाल है आपसे, इसको वेटेड एवरेज क्यों कहते हैं? मुझे बताओ शेयर होल्डर्स का रिटर्न कितना है? 18। और डेट होल्डर कितना मांग रहे हैं? इनका एवरेज निकालो। एवरेज होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 15 आ रहा है। तो फिर ये 16 क्यों है वेटेड एवरेज? देखो 18% वाले पैसे का वेट कितना है? 18% वाले पैसे का वेट कितना है? 100। और 12% वाले पैसे का वेट कितना है? 50। तो ये 16% जो निकला ये वेटेड एवरेज है। ये 18 के ज्यादा करीब है, ये 18 के ज्यादा करीब है, ये 12 से दूर है। क्यों? 18% वाले रिटर्न का पैसा ज्यादा ना सर, तो हम इसको इसलिए क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बड़े स्टेप आगे। अच्छा अब सुनना। अब मैं आपसे एक छोटी सी आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख रहा हूँ, और सुनना। सर ये एक ठेला है, इस पे मैं सर सुबह से लेकर शाम तक जूते बेचता हूँ। ये मेरे पास सर जूते पड़े हैं 1 2 3 4 5 पेयर्स में जूते लेकर आया, 20-20 रुपए का एक पेयर है। कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए इस बिज़नेस में? ये मेरा कैपिटल है, ठीक है जी। कैपिटल को मैं कंट्रीब्यूशन कह दूं, पैसा डाला है मैंने बिजनेस में, ऐसा। एज अ शेयर होल्डर मैंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया कितना? 100 रुपए, डन। 5 मैंने जूते खरीदे, ऐसा। अच्छा कस्टमर आए, मैं उसको कहूँ जी एक जूता मैं बेचूंगा जी से 30 रुपए में। एक जूता कितने में बेचूंगा? 30 में। कस्टमर्स ने एक एक करके ये 5 जूते खरीद लिए। बताओ खरीद लिए तो मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आई? 150 आई, ऐसा। 150 आई। इन्वेस्ट कितने किए थे? टोटल रिकवर हुआ 150। अब मुझे क्या करना चाहिए उसूलन? 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है इसमें, वो रख के दोबारा 5 पेयर्स ला के रख देने चाहिए, ऐसे ही है ना। मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा बिजनेस को बढ़ाते हैं यार। मैंने क्या किया, इस दफ़ा जाके मार्केट से 150 रुपये के जूते ले लिए, ऐसा। 150 रुपये के जूते कैसे लिए? मैंने 7 पेयर ले लिए और एक बचकाना जूते ले लिए छोटे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे इस बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 150 या 100? कोई मुझसे पूछे कि आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है इस बिज़नेस में, तो मैं क्या कहूँ, 100 या 150? लाए तो 100 रुपये थे, क्या बोलूँ, 100 या 150? हाँ जी, 100 या 150? कितने पैसे मेरे इन्वेस्टेड हैं इस बिज़नेस में? 150 या 100? याद रखिएगा प्यारे भाई, मेरे इस बिज़नेस में 100 नहीं बल्कि 150 रुपये इन्वेस्टेड है। ओ भाई ये 250 वाला कौन है? अल्लाह के बंदे, ये 150 रुपये और ये 100 एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। जो कस्टमर है मैं 150 रुपये दे के गया था, वो 100 रुपये के जूते ले गया, ठीक है जी। वो ऐसे नहीं 150 रुपये दे के गया था कि लो यार रमज़ान है राशन वाशन डलवा लेना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, कोई मुझसे पूछे, मैं कहूँगा यार मेरा देखो एक तो 100 रुपया था, एक टाइम पे मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मैं उसको निकाल सकता था बिजनेस से, मैंने नहीं निकाला। मैंने क्या किया? छोड़ दिया। तो इसका मतलब है एक शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स, वो उसका कैपिटल नहीं होता सिर्फ, वो उसका कैपिटल नहीं होता सिर्फ, वो क्या होता है? कैपिटल प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट्स, कैपिटल प्लस। अब बताओ सर,
मेरे अब्बा ने कंपनी शुरू की थी या मेरे अब्बा शेयर होल्डर थे कंपनी के अंदर, यूनिलीवर जैसे कंपनी के अंदर, उस वक्त सर अब्बा ने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, ठीक है जी, कंपनी ने जो कमाया बांटा ही नहीं, जो कमाया बांटा ही नहीं, जो कमाया बांटा ही नहीं, तो क्या होता रहा सर, उस ऑर्गेनिकली कंपनी ग्रो करती रही। जब ग्रो करती रही तो आज अगर मेरे अब्बा को कोई कहे कि जी आपके सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्टेड है, तो जूता मारना चाहिए उसको या नहीं मारना चाहिए उस बंदे को? क्यों? हम कहेंगे जी 100 रुपये तो इन्वेस्ट किए थे, दरमियान में कंपनी ने इतना कमाया, हमें डिविडेंड मिल सकता था, हमने कहा नहीं आप और कमाओ और कमाओ। तो याद रखिएगा, शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल नहीं होती, क्या होता है? अब मेरा सवाल है, डेट होल्डर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सिर्फ उसका डेट, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो क्या करता है? हर साल ले जाता है घर पे अपने, वो कंपनी के अंदर छोड़ता। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारा रिटेन्ड इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं होता। तो डेट होल्डर क्या करता है? एक दफा पैसे देता है, साल खत्म होता है, उसको क्या मिल जाता है? सूद, वो सूद ले जाता है। शेयर होल्डर अपना पैसा बाज़ औक़ात ले जाता है, बाज़ औक़ात। अब ये याद रखना, एग्जाम में आपने दिमाग में रखना है कि कंपनी के शेयर होल्डर की बिजनेस में कंट्रीब्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू कैपिटल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द रिटेन प्रॉफिट्स। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अच्छा, ये कॉपी करना तो कर लो, शाबाश। एक मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर को कहा तेरे सिर्फ 100 रुपये लगे हुए हैं, तो शेयर होल्डर क्या करेगा? उसको गालियां देगा, छोड़ के नहीं भागेगा कि 100 नहीं है मेरे इन्वेस्टेड। मैनेजमेंट, जो 50 रुपये का प्रॉफिट तुमने कमाया ना, हरामखोर, मुझे डिविडेंड देना था, तुमने नहीं दिया, मेरे अब 150 इन्वेस्टेड है, ठीक है जी। तो अगली दफ़ा जब मुझे आप रिटर्न दोगे ना, तो वो 100 पे नहीं दोगे बल्कि 150 पे दोगे, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास ये इन्वेस्टेड है। सर मेरा होल्डिंग कॉस्ट में अगर कोई गलती होगी तो फिर वो एक ही नंबर कटेगा उसका। नहीं, लोगों के साथ मसला होता है, मेरे साथ भी था। मैं यकीन करो, जब भी वॉशरूम में बैठता था, मेरे जेब में कंपनी लॉ का पेपर होता था, निकालता था, इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें इतने मिल जाएंगे, ठीक है जी। कोई 150 दफ़ा मैंने खुद की मार्किंग की होगी। होता है लोगों के साथ, साइकोलॉजिकल इशू है, ये होता है, इसको बुरा नहीं समझो हैं। ये ना क्या करूँ, चलो बस फिर मैं आइंदा के बाद ही और करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, देखो कुछ लोग मुझे मजबूर करते हैं कि सर सोल्यूशन डाल दें, मैं डाल देता हूँ। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं डालें। अच्छा चलो, 16% था बिल्कुल। आगे बढ़े हम। अच्छा गौर तो सुनो, गौर सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, एक दफ़ा एक कंपनी की मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर से 100 रुपये लिए, गौर से सुनो, और उस पर 50 रुपये की कमाई की, और शेयर होल्डर ने कहा हमें डिविडेंड चाहिए। कंपनी ने उनको डिविडेंड दे दिया। बताओ कितने पैसे रह गए कंपनी के पास? 100 रुपये रह गए। यही 100 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट ने कहा जी हमें तो पैसे की ज़रूरत है, अब एक काम करो, मार्केट से जाओ, नए 50 रुपये शेयर होल्डर से लेकर आ जाओ। ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट शेयर होल्डर को समझाती है कि मनुष्य तू डिविडेंड ले लेगा, मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में दोबारा, मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, तो तुम ही दे दो यार। तो शेयर होल्डर क्या करता है? वो कहता है ठीक है, ये 50 भी मेरे इन्वेस्ट कर दो। अब बताओ उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? अब उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी कंट्रीब्यूशन भी थी, यानी कैपिटल जो शुरू में उसने इन्वेस्ट किया था, और उसकी इन्वेस्टमेंट और क्या है? रिटेन प्रॉफिट्स। अच्छा अब सुनना, गौर से सुनो। पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसका नाम है एंग्रो। एंग्रो ने अपना जब बिज़नेस फैलाना शुरू किया ना, तो उन्होंने जाके पहले एक बैंक से लोन लिया, यूबीएल से। यूबीएल को कहा जी मुझे 20 अरब रुपए चाहिए। यूबीएल दे देगा 20 अरब रुपए? नहीं, यूबीएल क्या कहेगा, एक पार्टी को हम एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा पे नहीं करते हैं, तो हम आपको दे देते हैं जी 1 बिलियन रुपए। एंग्रो ने कहा मुझे तो 20 चाहिए।
यूबीएल ने कहा तुम्हें 20 चाहिए, वो अलग बात है, मैं दे एक सकता हूं भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यूबीएल ने कितने पैसे दे दिए इसको? 1 बिलियन। ये यूबीएल के बाद गया एचबीएल के पास, उसने कहा जी 19 बिलियन चाहिए, आप ही दे दें, मैं आगे जाऊँ ही नहीं। उसने कहा जी आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और आप और भी लोन लेने आए, 19 बिलियन मैं भी आपको सिर्फ क्या दे सकता हूँ। एंग्रो मारा मारा फिरता रहा और पाकिस्तान के सारे बैंक्स उसने जो है ना वो खंगाल लिए। कोई किसी ने उसको जो है वो 1 बिलियन दा, किसी ने 0.5, किसी ने 0.4, किसी ने 0.2। इसके पास सर अब तक कोई से 16 बिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। अभी भी इसका बस नहीं चल रहा। इसको कितने चाहिए? 4 बिलियन और चाहिए। अब इसने कहा, ये गया एससीसीबी के पास, इसने एससीसीबी को कहा कि भाई मैं ना मजीद लोन मुझे चाहिए। एससीसीबी ने कहा भाई शेयर इशू कर देना। इसने कहा भाई मेरे डायरेक्टर मना कर रहे हैं, मेरे प्रोमोटर्स मना कर रहे हैं शेयर इशू करने से, वो कह रहे हैं लोन ले लो, शेयर वेयर इशू नहीं करना है। तो मैं नहीं कर सकता, मुझे चाहिए पैसा। एससीसीबी ने कहा आप एक काम करें, आप पैसा आवाम से मांग लें। एंग्रो ने कहा पक्का, मैं जाऊँ आवाम से पैसा मांगूँ? उसने कहा जी। एंग्रो ने क्या किया, एक डिबेंचर इशू किया। क्या इशू किया? डिबेंचर क्या है जी? एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, उस पर लिखा होता है मैं 100 रुपये का हूँ, डिबेंचर पे लिखा होता है, ठीक है जी, और मेरा सूद का रेट है 14%। ऐसा इस तरह के सर्टिफिकेट्स, और मेरी टर्म है 5 साल, इस तरह के सर्टिफिकेट एंग्रो ने क्या किया, मौलाना साहब को, जमशेद भाई को, सिद्दीक भाई को, अब्दुल गफूर भाई को, सबको इशू कर दिए और पैसे ले लिए इनसे। आप लोगों ने पैसे क्यों दिए? सूद था ना मनुष्यों 14% का। आपने कहा यार ये वाले मजे तो बैंकों में नहीं मिलेंगे, ये तो डिबेंचर में ही मिलेंगे। तो आपने क्या किया, ये पैसे दे दिए किसको? एंग्रो को। अब बताओ, एंग्रो के पास 2 किस्म के डेट हैं, एक है कौन से? बैंक लोन्स, ऐसा, और बाकी क्या? अच्छा और तो सुनना, डिबेंचर के लिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कौन सा? अच्छा अब सुनो, मौलाना साहब ने भी 100 रुपये डाल दिए थे। मौलाना साहब ने कहा 14% का सूद मिल रहा है और मस्त मैं सूद खाऊंगा। फिर मौलाना साहब गए मस्जिद में, उनको किसी ने कहा कि यार सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। मौलाना ने कहा साहब मैं लानत बेचता हूँ, नहीं 100 रुपये पे नहीं, सूद पे। तो मौलाना ने क्या किया, ये डिबेंचर लेके ये चले गए जी मार्केट में। कौन सी मार्केट में? स्टॉक मार्केट नहीं है ये, ठीक है जी, कैपिटल मार्केट में चले गए। उन्होंने कहा जी मुझे ये डिबेंचर बेचना है। अच्छा उस वक्त डिबेंचर खरीदने के लिए ये वाले मौलाना खड़े थे, इनके मसलक में ये वाला सूद खाना हलाल है। ये गांधी साहब के मसलक में इनको ये वाला सूद खाना अलाउड है, ठीक है जी। तो इस मौलाना ने क्या किया, ये डिबेंचर इसको बेच दिया। तो मुझे बताओ क्या डिबेंचर बेचे जा सकते हैं? इससे कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कंपनी ने पहली दफा पैसे ले लिए, अब कंपनी कहती है खेलो, बेचो एक दूसरे को, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं 5 साल बाद पैसा किसको वापस करूंगा? जिसके आखिर में ये डिबेंचर होगा, ऐसा। अब बताओ कंपनी को कितना पैसा मिला बैंक लोन से और कितना पैसा मिला उसको ट्रेडेड डेट से? अब बताओ टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी को 4 जगह से पैसा मिलता है। एक, इक्विटी होल्डर्स की इनिशियल कंट्रीब्यूशन, फिर उनका रिटेन प्रॉफिट, फिर बैंक से लोन ले सकते हो आप, और फिर ट्रेडेड डेट भी ले सकते हो। ऐसा है, ये नोट करो सर, शाबाश। कंपनी तो डिबेंचर का पैसा वापसी नहीं देगी। नहीं बिल्कुल देगी भाई वापस, डिबेंचर का पैसा तो वापस मिलता है। चार जगहों से पैसा कंपनी को मिलता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स जब इनिशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, देन फिर अपने रिटेन प्रॉफिट को ना लेके पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी बैंक लोन भी ले सकती है, कंपनी पब्लिक से भी लोन ले सकती है। ऐसा ये 4 सोर्सेज हैं कंपनी के पास पैसा रेज करने के, हासिल करने के। डन है। आगे आओगे तो एक हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर ट्रेडेड डेट की कई इकसाम आप पढ़ेंगे। अभी आसानी के लिए मैंने डिबेंचर का वर्ड यूज किया, ठीक है जी। बॉन्ड्स डिबेंचर सेम ही होते हैं।
सफ़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डिवेंचर में ख़रीदा जा सकता है इस चक्कर में कि उसका वैल्यू बढ़ जाए एंड देन विदाउट इंटरेस्ट क्या हम उसको बेच सकते हैं? नहीं, रिलीजियसली ये भी सही नहीं है भाई। मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ सूद पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने की खातिर ना। ये नहीं हो कल क़यामत के दिन जब मैं गुजर रहा हूँ, या अल्लाह ये जो जन्नत में जा रहा है ना, ये इसको गलती करें यहाँ पे, जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई दी, अल्लाह देखें इसके बाद मैंने कितना हराम खाया। मुझे क्या पता था? मुझे तो इंटरेस्ट का मतलब होता था इंटरेस्ट लेना, यानी किसी में इंटरेस्ट लेना। मुझे तो इसने बताया कि ये इंटरेस्ट तो सूद होता है? नहीं है क्या चीज़? हाँ, आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट नहीं लें आप, ठीक है जी। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा अब्बा जो है वो जो सेविंग्स बॉन्ड्स है ना, ये नेशनल सेविंग्स, इसमें पैसे रख के बैठे हैं, ये सही है? मैंने कहा मुझसे चीज़ें नहीं पूछा करो, मैं सूद के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ भाई। मैं सीधा बोल दूँगा हराम है, फिर बाद में जाओगे तुम घर में परेशान हो जाओगे कि अब्बा हराम खिला रहे हैं। तो आप जाओ किसी मुफ्ती से पूछो, किसी मौलवी से पूछो। अब उसको जवाब तो मिल गया मेरा, हो गया। अगले दिन उसके अब्बा आ गए, बोला ये तो बेटा हमने कोई 10 साल से इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर मैंने कहा यार सीधी बात है ना, सीधी बात करनी चाहिए एक किसी न किसी जगह पे। मैंने कहा 10 साल से इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हलाल हो गया, ठीक है ना? तो फिर क्या करें? मैंने कहा आप किसी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में डाल दें जो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करे, तो बेटा उसमें तो लॉस हो जाएगा। मैंने कहा वो शायद हो, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना ऊपर कंफर्म लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो सूद वूद नहीं खाना भाई। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रेडेड डेट? ये जो डिबेंचर है ना, ये एक दूसरे को बेचे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने बैंक लोन ले लिया, आप ये बैंक लोन किसी को बेच सकते हो? नहीं। बैंक अपना लोन किसी को बेच सकता है? नहीं। आमतौर पे बैंक जब आपको लोन देते हैं ना, तो टेक्निकली बैंक की बुक्स में एक रिसीवेबल आ रहा है, एसेट है ना बैंक का, तो बैंक किसी दूसरे बैंक को अपना लोन बेच दे, आमतौर पे नहीं होता ऐसा। आगे देख रहे हैं, ठीक है? ट्रेडेड डेट का मतलब होता है एक ऐसा डिवेंचर जो आपने ख़रीदा सूद खाने की गर्ज से। आपको ख्याल है कि यार सूद का रेट कम है या मार्केट में सूद ज़्यादा मिल रहा है और मेरे पास बॉन्ड कम सूद का, आपने बेच दिया। तो ट्रेडेड डेट का मतलब ये है, ठीक है जी। यानी आप दिमाग में बस ये रखे, अवामुन नास से जो लोन लिया हमने वो क्या है? वो ट्रेडेड डेट है। ऐसा आए सर, मुझे ज़रा एक सवाल और सॉल्व करके दें। क्या चीज़? नहीं, किसी का फिक्स रेट होता है, वो तो मांग रहा है ना बेचारा, हम दे थोड़ी रहे। जो बैंक वाला मांग रहा है ना वो देना भी है। एक साल बहुत प्रॉफिट हुआ, शेयर होल्डर को हमने कहा बेटा कितने मांग रहा था तू? उसने कहा सर मैं 16 मांग रहा था। हमने कहा ये ले 20। और अगले साल लॉस हुआ तो शेयर होल्डर आया, उसने कहा मैं 16 मांग रहा हूं। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है, भाग यहां से। ऐसा सर मुझे वैक निकाल के दे, शाबाश, दिमाग लगाना है इसके ऊपर। बॉन्ड और डिबेंचर एक ही चीज़ है इस वक्त तक के लिए। डिविडेंड तो सिर्फ कैपिटल पर मिलता है ना, रिटेन। यार मैं उर्दू ज़ुबान में समझा रहा हूँ भाई, कंपनी के पूरे कैपिटल के ऊपर शेयर होल्डर रिटर्न मांगते हैं। एक चीज़ होती है अनाउंस करना, अनाउंस कैपिटल के ऊपर होता है, लेकिन रिटर्न दिया जाता है इंटायर कैप उसके ऊपर, इंटायर इक्विटी के ऊपर। हाँ जी, कितना आ रहा है वैक? 14% एग्जैक्ट। हाँ जी, कंपनी को क्या सोचना चाहिए? कंपनी ने 1.5 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के रखे हुए, 16% पे इसको रिटर्न देना। 70,000 कंपनी ने किससे लिए? लॉन्ग टर्म लोन, यानी या तो ये बैंक लोन है या ट्रेडेड डेट है। कितना? 10%। और कंपनी के पास ओवरड्राफ्ट भी है, इस पैसे पे भी सूद देना, डिवाइडेड बाय 1,50,000, 70,000, 20,000 क्या आ रही? यही चाहे
ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब आपको टीचर बता रहा था कि यार जो डिविडेंड का रेट दिया हुआ है वो कैपिटल पे लगाओ, याद आ रहा है ना। और यहाँ आपसे टीचर क्या कह रहा है कि जो टारगेट डिविडेंड है वो किस पे लगाओ, कैपिटल पे भी लगाओ और रिटेन प्रॉफिट पे भी लगाओ। ऐसा है। ये फ़र्क क्यों है भाई दोनों जगह पे हैं? ये बड़ा नहीं सुनो मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो कंपनी जब भी रिटर्न देती है ना अपने पूरे कैपिटल पे देती है, अनाउंस उसको करती है कैपिटल पे। अनाउंस किस पे करती है? लगाओ जरा 1.5 लाख का 16% कितना बनता है? 24,000। ऐसा 24,000 को 1 लाख से डिवाइड करो, 24% आता है। कंपनी ने अपने दोनों कैपिटल्स पे मिला के रिटर्न दिया 16%, लेकिन पब्लिक में अनाउंस क्या करेगी कि हमने अपने कैपिटल पे 24% का रिटर्न दिया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अनाउंसमेंट के ऊपर काम होता है। यहां क्या है, ये कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कंपनी ने पैसा, यार अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे रिटेन प्रॉफिट पे कंपनी रिटर्न नहीं दे रही, आप क्या करोगे? आप तो कंपनी का गला दबा दोगे, भाई मेरा पैसा दे, मैं इससे बेहतर है कि बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, मैं पागल हूं मैं लेके बैठा हूं उसको। ऐसा है नहीं। आपको पता चला जी कंपनी के पास 50,000 रुपये आपके पड़े और कंपनी इस पर अगली दफा को रिटर्न नहीं दे रही है, आप जाके उसको कहोगे यार मेरा पैसा दे दे भाई, मैं इससे बेहतर है कि बैंक में जाके 10% सूद पे लगा दूं। समझ आती है बात? अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये कर लिया कॉपी? हाँ जी। अब तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। कंपनी की मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है टू कीप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज लो एज पॉसिबल, ऐसा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इन्वेस्ट द मनी एट सच रेट्स जो बीट करे किसको? हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ऐसा। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त प्यारे भाई, अब सारी चीज़ें छोड़ें और बोर्ड पे देखिएगा एक छोटी सी डिस्कशन। कितने लोगों को ये आइडिया है कि एक चीज़ होती है क्रेडिट रेटिंग? क्या होती है? इसका मतलब क्या है? मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, उसको समझना और फिर उसके बाद जो है ना वो बहुत सारे आगे कैलकुलेशंस इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर ARTT अज्यूम करें एक लिस्टेड कंपनी है। ARTT के शेयर्स ना आपको स्टॉक एक्सचेंज पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब लिस्टिंग हो चुकी है हमारी, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग करवाना कंपलसरी हो गया हमारे लिए। अब मैं पता है क्या करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, पाकिस्तान में 2 कंपनीज क्रेडिट रेटिंग करती हैं, एक है JCR VIS और एक है पैकरा। ये पकड़ा नहीं है, ठीक है जी, ये पैकरा और दूसरा क्या है जी? JCR VIS। ठीक है जी, बोर्ड पे देखना। ये 2 कंपनियां जो पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग करती हैं, ये करती क्या है, हम इसको बुलाते हैं पैकरा भाई आ जाओ, ये ARTT का माहौल आपके सामने, मैं मालिक हूँ और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं फैकल्टी मेंबर से भी आपको मिलवा देता हूँ, मैं आपको फाइनेंस का हिसाब किताब भी बता देता हूँ, जो कमाते हैं वो और किसी को तो नहीं पता, आपको बता देंगे। ठीक है जी, स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने जो है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे पैसे दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, रिटेंशन रेट क्या है हमारा, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप देख लें ज़रा मामला। क्रेडिट रेटिंग वाला क्या करता है, वो आके आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, आपके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, प्रॉफिट कमाने का जो है मैकेनिज्म है उसको, डेट वक्त पे रीपे करते हो या नहीं रीपे करते हो, आपके मैनेजमेंट में कितने लोग ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माने हुए लोग हैं, कितने चोर हैं, हर एक चीज़ आपकी एनालाइज करते हैं और फिर आपको देते हैं एक रेटिंग। रेटिंग का मतलब आपको एक ग्रेड असाइन करते हैं। सबसे बेहतरीन ग्रेड जो कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी असाइन कर सकती है वो क्या है? वो है AAA। वो क्या है? AAA का मतलब पता है क्या? अगर कोई किसी कंपनी को AAA रेटिंग मिल जाए ना, इसका मतलब है आप मजे से इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, ना आपका पैसा डूबेगा ना आपका रिटर्न डूबेगा, 1% भी चांस नहीं है कि आपका पैसा डूब जाए। ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी है, बैंक हैं पाकिस्तान में। आज जाना पाकिस्तान में बड़े बैंक्स का क्रेडिट रेटिंग निकालना तो आपको पता चलेगा बैंक अल-हबीब की शायद हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है पाकिस्तान में। अच्छा, और किसके पास ये AAA रेटिंग है? और ऐसा कौन सा पाकिस्तान में बंदा जिसके पास हम पैसा इन्वेस्ट करें तो देयर इज नो चांस ऑफ पैसा डूबिंग? गवर्नमेंट। वेरी गुड सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, क्यों? उनके पास पैसा छापने की मशीन है।
जब आप पैसा उनके पास इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा खा पी के भाग गए, नहीं है पैसा, आप कहेंगे पैसा दोगे, अगर रुको अभी छाप के देता हूँ। ऐसा है, जिस बंदे के पास नोट छापने की मशीन है ना, उस करेंसी में जब भी वो पैसा लेगा हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे? ट्रिपल ए। अब बताओ, गवर्नमेंट को पैसा देना इज द सेफेस्ट एवेन्यू। आपको आपका पैसा आराम से वक्त पे इंशाल्लाह पूरे मिकदार में मिलेगा। क्यों? उन्होंने क्या करना है, उन्हें छाप के दे देना, आपको कोई टेंशन नहीं है। ऐसा? अच्छा, अब और तो सुनना, अगर एक कंपनी की रेटिंग है AA+, इसका क्या मतलब है? AA है अप्रोचिंग टू AAA, ये बहुत जल्दी AAA पे चला जाएगा। AA न्यूट्रल, अभी AA पे अगले मूव का पता नहीं है। AA-, ये जो आपको इसकी शक्ल नजर आ रही है थोड़े टाइम में बिगड़ने वाली है, ये किस पे आने वाली है? ए पे आ जाएगी। फिर A+ होगा, A0 होगा, A- होगा, फिर क्या हो जाएगा? BBB मनुष्यों। फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा BB। फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा B। ऐसा? गौर से सुनना, आपको सिखाया जाता है कि जब तक BBB है ना, आप पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, ये अच्छी कंपनीज है। अप टू BBB रेटिंग कंपनीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज। कौन सी कंपनीज? कि भाई आप यहां पैसा इन्वेस्ट करो ना, तो वाकई आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, अच्छी कंपनीज है। BBB से नीचे आएगा तो मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हम कहेंगे आप ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है। ऐसा? फिर करते करते हम कहां पहुंचेंगे? बी के बाद CCC मनुष्यों, फिर CC, फिर जब आप C पे पहुंचेंगे ना, ये कहलाते हैं जंक बॉन्ड्स। ये वर्डिंग्स याद रखनी है, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है? ये आपको सिर्फ ये नॉलेज नहीं दे रहा, ये कोर्स की चीज़ें आपको बता रहा हूं। अच्छा सुनो, AAA रेटिंग का क्या मतलब है? सॉवरन डेट, अ डेट, ये एन इन्वेस्टमेंट विच है जीरो डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे कह रही है यार पैसा तो दे दो यार, सूद पे लगाना है किसी ने, तो गवर्नमेंट आवाम से पैसा मांगती है सूद पे। हाँ, ये जो डिबेंचर है गवर्नमेंट भी इशू करती है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है अपने अखराजात को मीट करने के लिए, तो क्या करती है? अवामुन्नास से पैसा लेती है और उस पर क्या देती है? तो आप दोगे गवर्नमेंट को पैसा? हाँ सर। क्यों? हमें पक्का पता है कि यार इसमें तो डिफॉल्ट रिस्क ना होने के बराबर है। ऐसा है? दोबारा बोल बेटा। हाँ, वो छापती क्यों नहीं है? वेरी गुड सर। देखो, हर कंपनी, हर मुल्क की गवर्नमेंट पैसा, मनी सप्लाई को क्या करती है? एक कंट्रोल में, एक रीजनेबल कंट्रोल में रखती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख रुपए ना सर्कुलेशन में, गवर्नमेंट ने कितने पैसे प्रिंट किए हुए? 1 लाख। 1 लाख रुपए, वही बार बार लोगों के हाथ तब्दील होते हैं, 1 लाख रुपए प्रिंट हुए हैं। मुल्क में 5 टमाटर उगे मुल्क में, तो 5 टमाटर की वैल्यू 2.5 लाख नहीं हो सकती। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 लाख, जितने प्रिंटेड नोट्स हैं। ऐसा है? अब बताएं, गवर्नमेंट ने और पैसा इन्वेस्ट करके इकोनॉमी में जो है वो घुसा दिया, अब क्या होगा? अब वो नहीं, सालाना 5 टमाटर ही उगते, हमारी नेशनल इनकम इतनी है, तो अब क्या होगा? अब वो ज़्यादा महंगे दामों बिकेगी, क्योंकि मुल्क में पैसा क्या हो गया? तो याद रखना, मुल्क में जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट होता है, फिर उसका खमियाजा हमें कहाँ भुगतना पड़ता है? कि इन्फ्लेशन आती है। ठीक है जी। ये आगे सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ये जितना इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा, मनुष्य यहाँ पढ़ोगे उतना। मैं सारा बता रहा हूँ, ये समझ आ गया। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ सिर्फ क्रेडिट रेटिंग समझाना था। पक्का? क्या क्रेडिट रेटिंग करवाना ज़रूरी है? आप जब भी बैंक से लोन लेने जाएंगे, वो कहेगा क्रेडिट रेटिंग करवा के आओ। आप जब भी आवाम से पैसा मांगेंगे, वो कहेगा भाई आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है? ये जो डिबेंचर इशू करते हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग करना ज़रूरी है। JCRBIS बता दें, कंपनियों के नाम है। जापान क्रेडिट रेटिंग करके कुछ कंपनी है ये। हाँ। और जो पाकिस्तान में ये 2 कंपनी है जहाँ आपको बहुत अच्छे CFAs मिल जाते हैं। इनका यही काम होता है ना, इवेल्युएट करना, पूरा एनालिसिस करना सारी चीज़ों का। ठीक है जी। जिस कंपनी में मैं काम करता था, CFO था, 2012 में मैंने उससे रिज़ाइन किया था कॉलेज खोलने के लिए। तो जब मैं रिज़ाइन कर रहा था, मैं रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा रुक जाओ यार, क्रेडिट रेटिंग चल रही है इस वक्त।
मैंने कहा क्यों? उसने कहा आपको निकालेंगे, दूसरा लेकर आएंगे। एक तो ये पॉइंट कंपनी का अगेंस्ट काउंट होता है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली छोड़ रही है, ठीक है जी। और दूसरा, अब दूसरा लेकर आएंगे, वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तुम्हारे पास CFA भी है, पता नहीं ये सारी चीज़ें भी हैं, तो रुक जाओ ज़रा सा। मुझे उन्होंने रोक लिया। मैं 4 महीने तक बगैर काम किए तनख्वाह लेता रहा। मैं लेता रहा तनख्वाह भाई। एक मुझे कहा ये हराम है, नहीं लो, ये गलत बात है, आप काम नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है भाई, वहाँ मैं CFO आ रहा हूँ। रोज़ इंटरनल ऑडिटर पॉइंट बनाता था कि यार CFO आज नहीं आया, छुट्टी की, ठीक है, और मैं पैसे लेता रहा। माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे मिले मुझे। अच्छा जी, आगे बढ़ें एक स्टेप। अब बोर्ड पे देखिए। ना ना ना, रुक जाओ। अब मैं अभी आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना, C नहीं है, C से भी नीचे जाएगा अभी। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर तला, कौन तला? नहीं, ये वाला तला, ठीक है ना। तो तला भाई जो है वो, इनको इनके अब्बा ने ना इनका हिस्सा पकड़ा दिया जायदाद में कि ये लो दफा नहीं हो जाओ यार, क्या हो गया ये लो बेटा, और आप इस पे जो है अपना बिजनेस करना करें, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ये पैसा आपके सामने मैं बांट दूँ और आपके पैसे हो जाएं। तो तला भाई को पैसे मिले कोई 10-15 करोड़ रुपए। तला भाई आए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास कि यार मुझे ना ये पैसा इन्वेस्ट करना है, आप मुझे गाइड करें मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तला को उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डाल दें। किस में डाल दें? तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यकीन करें तला भाई आपका पैसा नहीं डूबेगा। डिफॉल्ट रिस्क 0%। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया, तला भाई 0%। लेकिन गवर्नमेंट आपको सूद देगी कितने का? 10% का। तला भाई ने कहा यार जब सूद ही खाना है, हराम ही खाना है, तो फिर थोड़ा पेट भर के तो खाएं, गुनाह करना है तो मज़ा तो हो थोड़ा उसमें, ऐसा। तो तला ने कहा कि नहीं, थोड़ा और अच्छा रेट दिखाए। उन्होंने कहा देखिए फिर आपको मैं गवर्नमेंट के पास आप नहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट की तरह ही है। मतलब आप यकीन करें मार्केट में उनका इतना नाम है, उन्होंने आज तक किसी का पैसा नहीं डुबोया, और उनके पास उनके सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि यार वो डूबते डूबते भी 20 साल निकाल देंगी। तो तला ने कहा अच्छा उसमें, उसने कहा उसका भी डिफॉल्ट रिस्क कितना है? 0, और उसका रिटर्न कितना है? 11%। मुझे बताओ ये जो AAA रेटेड कंपनीज हैं, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट हो सकती है? नहीं सर। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड इतना अच्छा है और पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उसने किसी का पैसा नहीं खाया, तला ने कहा नहीं यार मैं इसके भी डिबेंचर नहीं खरीदना चाह रहा, मुझे थोड़ा और सूद खाना है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, आप AA रेटेड बॉन्ड ले लो, इसमें पैसा डूबने का खतरा है कितना %? 2%। 1 से लेके 2% तक का रिस्क है, लेकिन जहां आप रिस्क ले रहे हो तो वहां रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तला ने कहा नहीं थोड़ा और, मैं चाह रहा हूं पेट भर के तो खाएं। तो उसने कहा आप एक काम करें, आप BBB रेटिंग में पैसा डाल दें। जी किस में डाल दें? अब बताओ BBB रेटिंग कंपनीज कौन सी होंगी? ये पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज BBB रेटिंग है, ठीक है जी। OGDC की तो चलो खैर अच्छी रेटिंग है, आप उठा लें जी पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, फलाना लिमिटेड, ढिमका लिमिटेड, ये मेजॉरिटी BBB है। अब बताओ यहां अगर हम पैसा डालेंगे तो, अच्छा हम क्या खरीदने जा रहे हैं? तला खरीदने क्या जा रहे हैं? इनके शेयर्स या इनके डिबेंचर्स? इनके डिबेंचर्स। हाँ, शेयर्स की बात नहीं हो रही है, इनके डिबेंचर्स। तो तला को किसी ने कहा काम करना भाई, तू PSO का डिबेंचर ले ले, या एक काम कर मेरा प्यारा भाई, तू एक काम कर फ्लाइंग सीमेंट के डिबेंचर ले ले। किसके? ये भी BBB रेटिंग है, फ्लाइंग सीमेंट एक कंपनी। हाँ ठीक है जी। अब बताओ इस पर कितना रिटर्न मिल रहा है? 15%। पैसा डूबने का चांस 5%। तला ने कहा नहीं थोड़ा और, यार मतलब मजा नहीं आ रहा है, ठीक है जी। उसने कहा सर फिर मैं आपको ऐसी कंपनीज बताता हूं जो जुआ है, ये इन्होंने मार्केट में ना लोगों के पैसे डुबोए हैं। तो तला ने कहा फिर आप मुझे क्यों रेफर कर रहे हैं? मैंने कहा इसका बॉन्ड सस्ता मिल जाएगा, आपको सूद भी मिलेगा, और एंड पे आके ये पैसा जब पूरा देगा तो वारे निहारे हो जाएंगे। 100 वाला बॉन्ड 80 में मिल रहा है, चाहिए? इसने कहा हाँ हाँ चाहिए। हमने कहा इसका डिफॉल्ट रिस्क कितना है? यानी 15% चांस है कि पैसा डूब जाए, रिटर्न कितना मिल रहा है?
आप एक ट्रेंड नोट कर रहे हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अच्छा गौर से सुनना, तला ने कहा यार जब ये सस्ते मिल रहे तो इससे भी कुछ सस्ता बॉन्ड होगा, कोई कचरे के दामों मिल जाए। तो उसने कहा हाँ, ऐसे बॉन्ड हैं जो कंफर्म डूब चुके हैं, ऐसी कंपनी है जो डूब चुकी हैं, लेकिन वो आवाम से अभी भी कह रही हैं हम वापस आएंगे, हम लोगों का पैसा वापस करेंगे, चाहे देर से करें लेकिन करेंगे ज़रूर। तला आपको बॉन्ड ऐसी कंपनी का खरीदना, 100 वाला बॉन्ड 25 का मिले, लॉटरी है दादा, खुल गई तो किस्मत खुल जाएगी, नहीं तो ठीक है जी। अब बताओ इसमें डिफॉल्ट रिस्क कितना है? 25%। रिटर्न कितना है? 22%। बहुत सस्ता बॉन्ड मिल जाएगा। इससे कहा नहीं, मैं सूद पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अल्लाह की लानत है सूदखोर के ऊपर, मुझे शेयर्स दिखाएं। क्या दिखाएं? शेयर्स दिखाएं। अब उसने कहा अच्छा ये जो मैं ऊपर से इतनी आपको कारस्तानियाँ सुना रहा था, आप कह रहे थे थोड़ा और बढ़ाओ थोड़ा और बढ़ाओ, तो फिर क्या हुआ? तला ने कहा अगर 22% पे सूद खाना है तो मैं नहीं खा रहा, ज़्यादा हो तो मैं खाऊँ ना, ठीक है जी, तो मैं लानत बेचता हूँ ऐसे सूद पे जो कि थोड़ा हो, ऐसा। अब गौर सुनना, अब उस बंदे ने क्या किया, मैं डिबेंचर्स दिखाना बंद कर दिए। उन्होंने कहा मैं आपको इक्विटी दिखा रहा हूँ। उसने कहा जी इक्विटी है ब्लू चिप सिक्योरिटीज़, इसमें अगर आप पैसा डालोगे ना, देयर इज़ अ 25% चांस के पैसा डूब जाए। ये ब्लू चिप क्या होती है? ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड हो, फिर भी पैसा डूबने का खतरा क्यों? बहुत सारी चीज़ों में याद रखना, शेयर होल्डर्स को हम क्यों कहते हैं ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि अगर कल कंपनी किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप प्रॉफिट ना कमा पाई, पैसा गिर गया, हिस्टोरिकली आप देखो ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को भी लॉसेज हुए हैं। कोविड में लॉस हुआ, क्या कोविड में किसी बैंक ने अपने सूद को छोड़ा? नहीं, पैसे मिले उसको, लेकिन शेयर होल्डर को क्या क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ब्लू चिप सिक्योरिटीज़ भी ऑन एवरेज क्या करती हैं? लॉस दे के जाती हैं, लेकिन क्या होता है? प्रॉफिट भी दे के जाती हैं। तो प्रॉफिट कितना मिल सकता है आपको? आप ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये डालें, अगले साल 75 रह जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 100 डालें तो 130 रहने के चांसेस 90% हैं। 10% चांस क्या है कि आपको क्या हो जाए? लॉस हो जाए। फिर उसने कहा स्मॉल कैप सिक्योरिटीज, ये क्या होती है? मैं आपको बताता हूं, सुनो। आप स्टॉक मार्केट जाए ना, आपको एक शेयर मिलेगा 1.5 रुपए में। कितने में? 1.5 रुपए का शेयर, 1.5 रुपीज का शेयर, ठीक है जी। ऐसी कंपनी जो लोग कहते हैं कि खत्म हो चुकी है, बेकार है कंपनी, और एकदम से एक न्यूज आती है कि जी कंपनी में किसी के साथ कंपनी का मर्जर हो रहा है, कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है, एक फॉरेन कंपनी आके इसको खरीद रही है, रिजर्व्स दरियाफ्त हो गए। क्या होता है? इस शेयर की वैल्यू एकदम से 1 रुपये 80 पैसे हो जाती है। कितना पैसा बढ़ा? अब एक बंदा कहे सिर्फ 30 पैसा बढ़ा, ये 30 पैसा नहीं है, 1.5 रुपये में देखो तो ये 20% का रिटर्न है, ऐसा। और ये 20% का रिटर्न पूरे साल का नहीं है, एक दिन का है। तो याद रखिएगा, स्मॉल कैप सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बकवास तरीन कंपनीज हैं, और आप उनके डेट डिबेंचर भी नहीं खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? शेयर्स खरीद रहे हो। ये कंपनी भी बकवास तरीन और आप उससे डबल रिस्क ले रहे हो शेयर लेके, तो फिर आपको रिटर्न भी कितना मिलेगा? अगर चल पड़ी ना बेटा तो ठीक ठाक रिटर्न देके जाएंगी। अब बताओ इस टेबल को देख के आपको क्या लग रहा है? कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हैं? चले जाओ बेटा जी। अब ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हर एक बंदे के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। ये पूरी डिस्कशन की समरी मैं आपको दे रहा हूँ। हर एक बंदे की रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा। आप मिसाल के तौर पर कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप जाते हो पाकिस्तान से बाहर, आप चले जाते हो दुबई से, सऊदी अरब चले जाते हो, आपकी कुछ 17-18 लाख रुपए तनख्वाह लग जाती है, ठीक है जी। घर में कौन है? आपके एक वालिद हैं, एक अम्मी हैं, ठीक है जी, एक छोटी बहन है। घर पे आपका टोटल खर्चा लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का है, बाकी क्या है? सारी सेविंग है। आप सोच रहे हो यार सेविंग है, मैं यंग हूँ, अगले भी मुझे कुछ 40-42 साल का करियर आगे पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ यार इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जुआ खेलता हूँ इसके ऊपर। क्या खरीदोगे आप? ये नहीं, स्मॉल कैप, आप ब्लू चिप सिक्योरिटीज खरीदोगे। अब आप सोचो आप 65 साल के हो, अभी आपकी रिटायरमेंट हुई है, आपको जो है वो कंपनी ने आपका पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और पता नहीं कौन कौन सा फंड दिया है। आपको पता है कि मेरी औलाद इतनी नालायक है कि अगर मैं इनके आश्रय रहूंगा तो ये मुझे भूखा मार देंगे, तो जो पैसा आपके पास पड़ा आप उसका क्या करोगे? जुआ खेलोगे आखिरी टाइम पे? क्या करोगे? आप डालोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, भले भाई मेरा पैसा डूबे ना, मुझे थोड़ा बहुत पैसा रिटर्न मिलता रहे और मेरा क्या हो, जिंदगी गुजरती रहे। तो हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट
डिटरमिन करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। ऐसा मुझे आज कोई कहे तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? मैं पैसा इन्वेस्ट करूं सर ब्लू चिप सिक्योरिटीज के अंदर। मैं ब्लू चिप सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, क्यों? मिसाल, हाँ वेरी गुड, मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है जी, कुछ डूब भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब तला भाई के पास है ही क्या, धोती शलवार छोड़ के कोई 500 रुपए हैं, तो अब वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऐसे तो ये याद रखना, हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट, वो कितना रिस्क ले सकता है, डिटरमिन करेगा कि उसने कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसा अब सुनिएगा दोस्त, अब मैं एक सवाल दूं आप, या बहुत हो गया हमारा? बहुत हो गया, चलो कॉपी करो, ये टेबल कॉपी करना है भैया, ये नाम आपको याद रखने हैं, मैं सवालों में बार बार यूज़ करूंगा, जंग बॉन्ड, फलाना बॉन्ड, तो आपको याद होना चाहिए। ये टेबल में परसेंटेजेस ये फर्जी दी हैं मैंने, हाँ ये एग्जैक्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट रिस्क की परसेंटेजेस ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है जी। हाँ, 1.5 रुपए का शेयर एकदम से 1 रुपये 80 पैसे का हो गया तो एक दिन में ही प्रॉफिट हुआ ना सारा। हाँ, AAA से BBB तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, बिल्कुल जी मेरा बच्चा। कितने पीरियड के लिए वैलिड होती है? आमतौर पे 12 महीने के लिए वैलिड होती है, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक भी देखा जाता है ना इसमें। ये जो प्लस का निशान लगता है ना और ये माइनस का निशान लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हम कहते हैं आज तो AAA है या AA है, 12 महीने में क्या होने जा रहा है, तो ये 12 महीने के लिए क्रेडिट रेटिंग वैलिड होती है। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं कि 50% का रिटर्न ही देके जाएं। अच्छा, ये याद रखना, जो बंदा स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करता है ना, ओवर से 12 to 15 ईयर्स 50% का रिटर्न कमाता है। पैसा इन्वेस्ट करके 12-15 साल के लिए भूल जाओ, ये कभी लॉस होगा कभी गेन होगा, कभी लॉस होगा कभी गेन होगा, 15 साल बाद देखोगे तो तुम्हें ओवरऑल सालाना 50% का प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा जी, हमारी इफेक्टिवली आज हो गई पहली क्लास, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कोई एक आध क्लास इस वीक में और निकला है और अगले वीक में 2-3 क्लासें ले लेते हैं और फिर आप जाओ ईद गुजार के आ जाओ। फिर R2 में देखता हूँ कल है या परसों है। ऐसी सिक्योरिटीज़ हलाल हैं भाई, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना हलाल है, ठीक है। बस शर्त ये कि कंपनी हलाल कमाती हो, ये नहीं आप कहो शेयर हलाल थे तो मैंने जो है वो किंग फिशर में डाल दिए पैसे, शराब बनाने की कंपनी है ना, ठीक है जी। क्या चीज़? आमतौर पे फ्यूचर ब्लू चिप सिक्योरिटीज़ होती हैं और स्मॉल कैप या डल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग क्लासिफिकेशन रखते हैं, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, ठीक है जी, डिफेंसिव स्टॉक, अग्रेसिव स्टॉक्स, ये मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज रखी है।